नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। दोस्तों, ये चैनल आपको यूपीएससी आईएएस के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट हिंदी में उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 1, जो कि संसाधन से संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? संसाधन कहलाता है। दोस्तों, वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि दोस्तों हम लिखने के लिए पेन का यूज़ करते हैं तो पेन एक संसाधन है, पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं तो जल एक संसाधन है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। दोस्तों, कोई भी वस्तु या पदार्थ है, उसकी उपयोगी होना, उसकी प्रयोज्यता ही उसे एक संसाधन बनाती है। इसके विषय में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें, इनमें से प्रत्येक चीज़ हमारे उपयोग में आती है दोस्तों, इसलिए ये सब संसाधन है। दोस्तों, संसाधनों के प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे प्यास लगने पर पानी पीना, घर में गर्मी लगने पर पंखा चलाना, स्कूल से घर पहुंचने के लिए रिक्शे का प्रयोग करना। जैसे हम लोग पाठ्य पुस्तक का उपयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ये भी संसाधन है दोस्तों। और दोस्तों, खाना खाने के लिए ताज़ी सब्जियों का उपयोग करते हैं, वो भी संसाधन है। अब दोस्तों, यह एक उपयोगिता शब्द दिया गया है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अध्ययन के लिए उपयोगिता दोस्तों यानी कि हमारी आवश्यकता, यानी कि जैसे हमें समय देखने के लिए घड़ी की आवश्यकता पड़ी तो हमारी आवश्यकता थी दोस्तों, तो हमारी जो आवश्यकता होती है वो उपयोगिता कहलाती है। अब प्रयोज्यता के विषय में बता देता हूँ दोस्तों। प्रयोज्यता से तात्पर्य उपयोगकर्ता, यानी कि हम लोग मनुष्य, उपयोगकर्ता जिस वस्तु से या जिससे अपने लक्ष्य या उद्देश्य को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं वो प्रयोज्यता कहलाती है, यानी कि अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। कोई भी चीज़ है दोस्तों, जब तक उसका मूल्य नहीं होगा वो संसाधन नहीं बन सकता। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। देखिए दोस्तों, मूल्य से तात्पर्य बता देता हूँ, किसी वस्तु के संसाधन बनने के लिए मूल्य का होना आवश्यक है। दोस्तों, मैंने जैसे पेन का एग्जाम्पल दिया आपको, पेन हमारी उपयोगी है, आवश्यक है, पेन खरीदने के लिए जाते हैं, एक संसाधन है, तो दोस्तों उसका कुछ ना कुछ मूल्य मार्केट में आवश्यक है, 5 रुपये 10 रुपये। उसी प्रकार दोस्तों, आप जल ले लीजिए। जल आजकल मार्केट में पैक्ड 20 रुपये का 10 रुपये का मिलता है, और पहले भी दोस्तों जो पीने लायक पानी होता था वो जलदा विभाग से उसका बिल आया करता था 5 रुपये 10 रुपये का। तो दोस्तों, प्रत्येक चीज़ का जो संसाधन है उसका मूल्य कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से होता है। परंतु दोस्तों आगे देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका मूल्य नहीं होता। देखिए जो आगे बताएगा, मूल्य का अर्थ महत्व से होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि इकोनॉमिकली मूल्य, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि सोना है, चांदी है, पीतल है, ये कुछ संसाधन है दोस्तों। इनका इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि इनको खरीदने के लिए और इनका यूज़ करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि मनोरम भूदृश्यों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे बरसात में बनने वाले इंद्रधनुष को देखेंगे तो उसको कोई मूल्य थोड़ी चुकाना पड़ेगा दोस्तों, और प्राकृतिक झरनों को देखने का भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, वायु, जिससे मनुष्य सांस लेने की जो आवश्यकता की पूर्ति करती है वायु, दोस्तों वो प्रकृति से मिलती है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। ओके दोस्तों, वो प्रकृति से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और दोस्तों, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं दोस्तों। पेड़ अगर हमें फल नहीं देंगे तो हम लोग फलों का सेवन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम अपने खेत में फल उगा रहे हैं तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर हम मार्केट से फल खरीद करके खा रहे हैं तो उसका आर्थिक मूल्य होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आजकल हमारे भारत में कोई चोट लगने पर घर में हमें हल्दी वाला दूध दिया जाता है, जिससे कि हमारी चोट में दर्द ना हो और वो जल्दी सही हो सके। इसी प्रकार दादी नानी के उसके नुस्खे थे दोस्तों, उनका अगर पेटेंट करा लेते हैं और पेटेंट कराने के बाद उन्हें फर्म पर बेचा जाता है तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों कि शायद आप पेटेंट का अर्थ नहीं समझते होंगे, तो बता देता हूं। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार जो हमारा अपना है या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से दोस्तों। और पेटेंट का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, वो आर से प्रदर्शित होता है। किससे प्रदर्शित होता है दोस्तों? आर से। पेटेंट के प्रतीक चिन्ह को आर के रूप में दिखाया जाता है। दूसरा दोस्तों, कलात्मक पूंजी होती है दोस्तों, किताब हुआ, चित्र हुआ, लेख आदि पर भी एकमात्र अधिकार
कॉपीराइट कहा जाता है दोस्तों। जैसे हमने वीडियो बनाई है, ये हमारा अधिकार है दोस्तों, कोई इसकी कॉपी करता है तो उसमें कॉपीराइट एक्ट लगेगा, और कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको सजा भी होगी दोस्तों। और दोस्तों व्यावसायिक स्वामित्व वाली चीज़ों को ट्रेडमार्क कहते हैं, और उसका जो संकेत होता है दोस्तों वो टीएम होता है। क्या होता है दोस्तों? टीएम। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोगों यानी कि मनुष्यों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, समय का मतलब होता है टाइम, जिसका हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन होता है दोस्तों। जिस प्रकार हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, जैसे पेड़ों से हमने डबल बेड बनाया, फर्नीचर बनाया, रबड़ बनाई और कागज़ बनाई, पानी से हमने बिजली बनाई, तो ये सारे हमने प्रौद्योगिकी का यूज़ करके बनाई। तो दोस्तों इन दोनों की आवश्यकताओं से संबंधित ये, और बनाने वाले कौन है दोस्तों? लोग। तो लोग यानी कि मनुष्य, मनुष्य स्वयं खुद एक संसाधन है। और थोड़ा प्रौद्योगिकी को डीपली समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ये कह सकते हैं कि व्यावहारिक यानी कि व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कि उपकरणों का, मशीनों और तकनीकों का निर्माण और उनका उपयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे देखिए, यह लोगों के विचार यानी कि सोचने की क्षमता, ज्ञान, टैलेंट और आविष्कार यानी आविष्कार जो हम खोज करते हैं की खोज है, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की जब मनुष्य आदि मानव था। फिर उस आग की खोज से ही मनुष्य ने अपने विचारों द्वारा, ज्ञान के माध्यम से, अपने आविष्कार के माध्यम से उस आग से खाने को पकाने की पद्धति की खोज की। इसी प्रकार मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद उस पहिए के आविष्कार में मनुष्य ने अपना ज्ञान लगाया, विचार लगाया, खोज करके परिवहन की नवीनतम विधि का विकास किया दोस्तों। उसी प्रकार मनुष्य ने जल से विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया दोस्तों, और जो वर्तमान में एक सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए संसाधनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के प्रकार। दोस्तों जनरली संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। मानव दोस्तों क्यों वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि दोस्तों मनुष्य द्वारा ही तो सारी प्राकृतिक चीज़ों को अपने यूज़ के लिए चेंज किया जा रहा है, संसाधन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो मानव खुद भी एक संसाधन है दोस्तों। ये कर्ता कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य खुद एक संसाधन के रूप में है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन। देखिए जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का मतलब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं दोस्तों जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। फल, फूल, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियाँ, नदियों का जल, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी में हमारी फसलें उगती हैं, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आती हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों इन संसाधनों प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार भी होते हैं जो सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं, पानी वगैरह को दोस्तों। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला पॉइंट। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति से निःशुल्क उपहार होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन को सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का हम कुछ और बनाना चाहते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना चाहते हैं, तो औजारों की आवश्यकता होगी, टैलेंट की आवश्यकता होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, यानी कि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने एक चित्र दिखाया है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राकृतिक संसाधन दिखाए जा रहे हैं, पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, पेड़, और ये झरना बह रहा है दोस्तों। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आती है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। वितरण यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को कौन प्रभावित करता है दोस्तों? भूभाग यानी कि जो जमीन है वो प्रभावित करती है। जलवायु यानी कि एटमॉस्फेयर, और ऊंचाई प्रभावित करती है। जैसे अनेक भौतिक कारक हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है दोस्तों। संसाधनों का वितरण इसलिए असमान होता है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में दोस्तों पर्वत हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों आपको पर्वतीय औषधियाँ मिलेंगी, और दोस्तों कुछ क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं, कुछ पठार पाए जाते हैं, और कुछ मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि अच्छी होती है दोस्तों, जहाँ पर उपजाऊ फसलें पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर दोस्तों उपजाऊ फसलें नहीं पाई जाती, जैसे मरुस्थल होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर ये सारे फैक्टर हैं जो संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है।
दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो संसाधनों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं दोस्तों, जो जल्दी से रिफिल हो जाते हैं, यानी कि जिनकी पूर्ति जल्दी हो जाती है। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं दोस्तों जिनकी पूर्ति लंबे समय में भी नहीं होती है, यानी कि मनुष्य की जीवन की अवधि निकल जाएगी उसके बाद भी उसकी पूर्ति नहीं होती है, या यूँ कहें कि पूर्ति होना संभव ही नहीं है। देखिए आगे नीचे दे रखे हैं आपके नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन दोस्तों वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वे संसाधन जो अपनी पूर्ति जल्दी कर लेते हैं। इनमें से कुछ दोस्तों असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा दोस्तों और पवन ऊर्जा। आपको बता देता हूं दोस्तों कि सौर ऊर्जा असीमित है, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा रहेगी। और सूर्य एक तारा है दोस्तों, और प्रत्येक तारे की एक उम्र होती है। तो दोस्तों सूर्य की उम्र जो है वो 10 अरब साल है। फिलहाल सूर्य 5 अरब साल की उम्र प्राप्त कर चुका है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसलिए सूरज की जो ऊर्जा असीमित है। पवन ऊर्जा, हवा असीमित है दोस्तों, इसे रोका नहीं जा सकता। और दोस्तों तीसरा, जल की अगर बात करें तो जल भी असीमित है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी में 71% भाग पर जल पाया जाता है दोस्तों। वो बात अलग है कि पीने योग्य, मनुष्य के उपयोग करने योग्य जल बहुत कम है। आगे देखिए, कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, परंतु दोस्तों मनुष्य के उपयोग करने के लिए केवल 2% जल ही है। और उस 2% जल में भी 1% आलवण, यानी कि बिना नमक युक्त जल उपलब्ध है, वह मानव उपयोग के लिए। क्योंकि दोस्तों नदियों में, और वो 1% जल भी मनुष्य को नदियों से, झीलों के पृष्ठीय जल से प्राप्त होता है, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों जल हमारा अगर हम लापरवाही से उपयोग करेंगे तो खत्म हो सकता है। मृदा, मिट्टी, अगर मिट्टी का हम अनाधुन उपयोग करेंगे और उसकी ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है उसका क्षय होता रहेगा तो वो भी नष्ट हो सकती है। वनों को नष्ट करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का नाश होगा दोस्तों। आगे देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। दोस्तों वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, जैसे कोयला दोस्तों, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। कोयला दोस्तों, अगर हम अनादन उपयोग कोयले का करेंगे तो दोस्तों कोयले का जो भंडार है आपका खत्म हो सकता है। पेट्रोल का अगर हम अनादन उपयोग करेंगे दोस्तों तो पेट्रोल भी खत्म हो सकता है आपका। और तीसरी अगर हम बात करें कि प्राकृतिक गैस भी दोस्तों सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकती हैं। दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। ओके दोस्तों, या फिर यूँ कह सकते हैं, या फिर दोबारा नवीनीकरण या पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगते हैं। और उन हजारों वर्षों की गणना को इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों, जो मानव की जो जीवन काल की अवधि है उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है वो हजारों वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन करके अपनी बुद्धि, कौशल और ज्ञान से जो संसाधन बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लकड़ी का मूल रूप बदल के फर्नीचर बना दिया, बेड बना दिया। ओके दोस्तों, जैसे लोहा, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, तब तक वो प्राकृतिक संसाधन था। जैसे ही लोगों ने औजारों के जरिए, प्रौद्योगिकी के जरिए उससे लोहा बनाना सीख लिया तो दोस्तों मानव निर्मित संसाधन बन गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने के लिए करते हैं, सड़क बनाने के लिए करते हैं, मशीन बनाने के लिए करते हैं, वाहन बनाने के लिए करते हैं। मानव निर्मित संसाधनों के नाम से दोस्तों वो चीज़ें फिर जानी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्राकृतिक संसाधन का एक चित्र लगाया, जैसे प्रकृति से हरे भरे खेत दिख रहे हैं आपको, पहाड़ियाँ दिख रही हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ देखिए मनुष्य ने अपने ज्ञान कौशल का यूज़ करते हुए एक पुल का निर्माण किया है। ये दोस्तों मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए दोस्तों, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब प्रौद्योगिकी के विषय में शायद आप लोग ना समझते हो तो मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ दोस्तों। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, और जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाए जाते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना। किसके लिए दोस्तों? व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे उपकरणों का निर्माण करना, मशीनों का निर्माण करना, तकनीकी का निर्माण और उसका उपयोग करना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए मानव संसाधन क्या है। देखिए दोस्तों, मानव हर चीज़ को प्राकृतिक संसाधन का यूज़ भी करता है, उसे कन्वर्ट भी करता है मानव संसाधन में। तो मानव तो स्वयं एक संसाधन है ही है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का दोस्तों ज्ञान हो,
कौशल हो और प्रौद्योगिकी हो। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। देखिए, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात सत्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं दोस्तों। एजुकेशन होगी तो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, कौशल होगा, हमारे मानसिक डेवलपमेंट होगा। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें में बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। जैसे कि देखिए, यह एक चित्र लगाया हुआ है मैंने। सूखे का कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं दोस्तों, ये वैज्ञानिक है। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। दोस्तों, सूखे के कारण फसलों का विनाश हो रहा था, तो बहुत सारी कृषि की तकनीक अपना करके, जैसे कि फव्वारा कृषि, बूंद बूंद कृषि, या दोस्तों एक कहलाती समुच्च रेखीय कृषि, जिसमें रेखाएं बना दी जाती हैं जिससे कि पानी बहे नहीं, जो कम पानी है वो बहे नहीं, उस पानी को इन रेखाओं के बीच में खांचों में रोका जाता है हल के द्वारा। तो दोस्तों, ऐसी कृषि की तकनीकें अपना करके सूखे के कारण फसलों के विनाश को रोका जाता है। तो दोस्तों, ये किस कारण संभव हुआ? मनुष्य की प्रौद्योगिकी के कारण, ज्ञान के कारण। ओके दोस्तों, आगे देखिए, मानव संसाधन विकास। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। दोस्तों, अधिक संसाधनों की मनुष्य को आवश्यकता है, तो उन संसाधनों के लिए समर्थ बनने के लिए मनुष्य को अपने कौशलों में सुधार करना पड़ेगा। वो सुधार करना ही दोस्तों मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है? तो देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना चाहिए, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका था नवीकरण क्या होता है। नवीकरण दोस्तों शीघ्रता से हो जाता है, परंतु दोस्तों उसके लिए भी हमें समय देना चाहिए, यानी कि प्रकृति को हमें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए और संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक चल सके। दोस्तों देखिए, इस चीज़ को एक कहानी से समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का आप सपोज करिए कि पृथ्वी का सारा जल जो सूख जाए और सारे पेड़ आपके कट जाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों, पृथ्वी और वृक्षों की छाया भी नहीं बचेगी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान होकर चारों तरफ भोजन और छाया के लिए तलाश में घूमेंगे। क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि ऐसा हो जाए? तो दोस्तों इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि यदि नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि पेड़ हुए, पानी हुए आदि के प्रति हम लोग सतर्क नहीं रहते हैं, अनाधुन यूज़ करते हैं उसका, तो बहुत ही जल्दी हमें इसके दुर्लभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे पीने का पानी जो मात्र 1% है वो खत्म हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों उसके अलावा ये तो आपका नवीकरणीय संसाधन है, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है आदि के असीमित उपयोग से दोस्तों ये भंडार भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इनके उपयोग में हमें थोड़ा संतुलन बरतना चाहिए। दोस्तों, संसाधनों के संरक्षण के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण में और पुनः उपयोग करने में अपना योगदान दे सकता है। यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मनुष्य का, जीव जंतुओं का, सभी के जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्र और आपके बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और बिजली को दोस्तों बचाने के लिए स्विच को ऑफ किया जा रहा है, पानी को बचाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। तो दोस्तों, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दोस्तों, सतत का मतलब होता है कि लगातार, और विकास मतलब कि डेवलपमेंट, यानी कि पोषणीय जो पोषण कर सके। तो दोस्तों, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है, जिससे कि आगे तक भावी पीढ़ी को भी हम जो संसाधन हैं उनको यूज़ करने का मौका और अवसर प्रदान कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सतत पोषणीय विकास हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि अपितु भावी पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इससे कर सके। आगे देखिए दोस्तों, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करनी चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। मनुष्य ने दोस्तों, जब मनुष्य आदि मानव था तब से लेकर के आज तक मनुष्य ने अपनी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया है और अपने ज्ञान और कौशल से अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी की जितनी भी जीवन शक्तियाँ हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पहाड़, जितनी विविधता पृथ्वी पर पाई जाती है उन सबका संरक्षण आवश्यक है। ओके दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए दोस्तों, कम से कम ह्रास हो, भावी पीढ़ी उनका उपयोग कर सके। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और आपका मृदा का जो अपरदन होता है उसे रोकने के प्रयास करने चाहिए दोस्तों।
समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि पर्यावरण की देखभाल की जाए, साफ सफाई रखी जाए, पेड़ों पर ध्यान दिया जाए, ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। आगे देखिए, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों, परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है दोस्तों कि पृथ्वी पे जितने पेड़ पौधे और जो परितंत्र है उसकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जो पेड़ हैं, पेड़ पौधों को तो लगाना चाहिए। जो पेड़ों की संख्या कम हो रही है, जंगलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी चाहिए दोस्तों, जिससे कि पेड़ पौधे रहें और भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ी उनका यूज़ कर सके। और दोस्तों, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र को समझाने के लिए मैंने नीचे एक चित्र यहाँ पर लगाया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, घास है, तो सन की जब लाइट पड़ रही है तो इसमें से वाटर ऊपर की तरफ गया। और दोस्तों, आप देख रहे हैं टिड्डा जो कि यहाँ पर दिखाया गया, उसने फीडिंग की यानी कि खाया घास को। और उस टिड्डे को आपके फ्रॉक ने खाया, एक मेंढक ने, उसको आपके सांप ने खाया, और उसके बाद एक बाज ने खाया, चील ने खाया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पूरी साइकिल चलती है। देखिए, सभी नवीनकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जितने भी नवीनकरणीय संसाधन हैं उनके उपयोग जो है वो सतत पोषणीय हैं, उनका हमें सतत पोषणीय उपयोगों के अंतर्गत आता है दोस्तों। और नवीनकरणीय के विषय में मैं आपको बता ही जा चुका हूँ दोस्तों, जैसे सौर ऊर्जा हुई, पवन हुआ, पानी हुआ। और देखिए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जितनी भी जीवन की विविधता है उनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र